जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एमबीए शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप बीए सेकेंड ईयर बीए फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, हिंदी साहित्य की क्लास आप काफ़ी टाइम से सर्च कर रहे हैं और आपको प्रॉपर अच्छी क्लास नहीं मिल पा रही थी, तो इंतज़ार आपका जो है ख़त्म हो चुका है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम संपूर्ण यूनिट 1 को आपके साथ डिस्कस कर देंगे। इसके अलावा कहीं और से आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। दोस्तों, केवल यूनिट 1 की ही बात नहीं कर रहे हैं, प्लेलिस्ट हम बना देंगे और सारी यूनिट को एक क्लास, जैसे आज की इस क्लास में एक यूनिट कंप्लीट की तो नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें एक यूनिट कंप्लीट होगी। इस तरह जितनी भी आपकी यूनिट हैं, रोज एक क्लास ला करके आपकी सारी यूनिट को कंप्लीट किया जाएगा। हो सकता है कोई बच्चा बाद में एक क्लास देख रहा हो, तब तक सारी यूनिट की क्लासेस जो है हम बना चुके होंगे। तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिएगा। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको, या फिर हम कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे। दोस्तों, आपके सारे सब्जेक्ट की क्लासेस को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। प्लेलिस्ट एक बार विजिट कीजिएगा, है कि नहीं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा, चलेगा। दोस्तों, सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये जो वीडियो है हेल्पफुल रहेगी, और जिस विश्वास से आप मेरी क्लास देखते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि भाई साहब आपके विश्वास पे खरा उतरूं। ठीक है, चलेंगे। अब भाई एक बात और सुन लो, है ना। पूरी वीडियो आपको वॉच करनी है, 15 से 20 मिनट की क्लास है ना। इतना भी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो भाई साहब फिर रहने दो, है ना। इतना तो टाइम आपको निकालना पड़ेगा भाई, कंप्लीट कर देंगे सब। बस लास्ट में मैराथन देंगे और सब खत्म, पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, बस करेंगे और चलेगा। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को समझेंगे, पूरे डिटेल्स के साथ समझेंगे, पूरे फैक्ट के साथ समझेंगे। जिनने हमसे पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा उनको इस बारे में आइडिया भी होगा, चलेगा। बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। यहाँ जरा सा एक चीज़ और हम समझ लेते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। हिंदी साहित्य की अगर बात करें तो आपकी जो बुक का नाम है फोर्थ सेमेस्टर में, बीए फोर्थ सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, हिंदी अनुवाद है। ठीक है, क्या है? हिंदी अनुवाद है, चलेगा। अब कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इसको आप कंप्लीट करो। इसी तरह से अगली वीडियो जो है हम सेकेंड यूनिट की देंगे, थर्ड फोर्थ सबकी दे देंगे। ठीक है, चलेंगे। यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 हम यहाँ पे समझते हैं। अनुवाद का अर्थ है, भाई साहब अनुवाद का अर्थ हो जाएगा पुनः कथन होता है, लिखना होता है, लिप्यंतरण होता है, या फिर व्याख्या होता है। तो अनुवाद की अगर अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है भाई पुनः कथन। क्या होता है? पुनः कथन होता है। वेरी सिंपल है और सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा पुनः कथन। अब जरा हम फैक्ट समझ लेते हैं यहां से भी, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है। चलेंगे, अनुवाद का अर्थ हमने समझ लिया, पुनः कथन समझ लिया। अब अनुवाद का जो संबंध है संस्कृत धातु की बद धातु से है। किससे है? संस्कृत की बद धातु से इसका संबंध हो जाएगा। अब भैया बद से हो जाएगा तो बद का अर्थ क्या होता है? तो बद का अर्थ होता है कहना। ठीक है, क्या अर्थ होता है? कहना होता है या फिर बोलना होता है मेरे भाई। अच्छा, अनुवाद का अंग्रेजी पर्याय क्या होता है? तो आप कहेंगे सर ट्रांसलेशन होता है। क्या होता है? ट्रांसलेशन होता है। इंग्लिश में देख लीजिएगा और हिंदी में भी देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया। चलेंगे यहाँ पे। अच्छा, अनुवाक शब्द जो है, अच्छा देखिएगा, अनुवाक शब्द किस भाषा में प्रयुक्त होता है? तो आप कहेंगे सर वैदिक संस्कृत में या फिर लौकिक संस्कृत में। तो आप कहेंगे सर वैदिक संस्कृत में ये जो है अनुवाक शब्द प्रयुक्त होता है, लौकिक संस्कृत में नहीं होता है ना। लौकिक संस्कृत मत मार देना वहां पे। और एक और चीज देखेंगे, वैदिक संस्कृत में अनुवाद का जो समानार्थी शब्द है वो क्या है? अनुवाद का समानार्थी शब्द अनुबाक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुबाक हो जाएगा। ऐसे ही अगर लगा रहता है ये हलन जो होता है तो इसका मतलब होता है कि आधा बना हुआ है। ठीक है, आप सब समझदार हैं, सबको पता होगा, है ना। अगर अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो, तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दो, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लो, और अपने बीएससी बीकॉम सबसे एकदम टेंशन फ्री हो जाओ, है ना। सारे आपकी मेजर माइनर सबकी क्लासेस हम आपको देते हैं, आप एक बार चैनल विजिट जरूर कीजिएगा। चलेगा, बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की। अनुवाद के स्वरूप के संबंध में संस्कृत की प्रमुख अवधारणा जो है वो शब्द कल्पद्रुम कोश है, शब्दार्थ चिंतामणि कोश हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा, या उपर्युक्त सभी हो जाएगा। तो भाई साहब उपर्युक्त सभी जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। रीजन ये है कि भाई साहब अनुवाद के लिए जो हमें जरूरत होती है शब्दकोश की, तो वो सबसे हमें हेल्प होती है। किससे? शब्द कल्पद्रुम कोश से होती है, शब्दार्थ चिंतामणि कोश से होती है मेरे भाई, और ऋग्वेद से भी हो जाएगी। आप सबको भाई साहब ये सब पता होना चाहिए। और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना वो आप जरा यहाँ से समझ लेते हैं। अच्छा, अनुवाद का अर्थ क्या होता है? मैंने बताया था पुनः कथन होता है। क्या होता है? पुनः कथन होता है। मैं आपको बता चुका हूं ये बात, है ना। चलेंगे, और अनुवाद का जो उत्पत्ति हुई वो किससे हुई? संस्कृत की बद धातु से हुई, और बद का क्या अर्थ होता है? कहना या फिर बोलना होता है मेरे भाई, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। अच्छा, अनुवाक की मैंने बात की थी, किसकी बात की थी? थोड़ा रिवीजन के तौर पे हम समझ लेते हैं। अनुवाक की जो मैंने बात की थी, ये जो अनुवाक है वो वैदिक संस्कृत में यूज किया जाता है।
है ना। लौकिक संस्कृत में हम यूज़ नहीं करते हैं। मैंने दोनों इसलिए बताए क्योंकि वहाँ पे जो है आपको MCQ में ये ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, तो लौकिक संस्कृत मत मार देना। अगर सभी होगा तो मत मारना, केवल वैदिक संस्कृत से ही हमें रिलेट करना है उस चीज़ को। चलेंगे यहाँ पे। महर्षि पाणिनि के प्रमुख सूत्र की अगर बात करें तो अनुवादे चरणानाम जो है एक सूत्र है, इनका प्रमुख सूत्र है महर्षि पाणिनि साहब का। और ये सूत्र भी हमें याद रखना है, अनुवादे चरणानाम। ठीक है। अनुवाद का जो उपयोग है तो अध्ययन की सुविधा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वर्गीकरण के रूप में दो मत हैं। कितने भाई? दो मत होते हैं। कौन कौन? एक भारतीय मत, दूसरा पाश्चात्य मत हो जाएगा। कितने हो जाएंगे भाई? दो मत हो जाएंगे। वर्गीकरण के रूप में दो मत हैं, भारतीय मत और पाश्चात्य मत। ठीक है। और भारतीय मत के भी अगर देखें तो दो उपवर्ग हैं। क्या है भाई? दो उपवर्ग हैं। सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है अपने परिवार BSc MBA शिवम को तो भाई साहब ये नाइंसाफ़ी है। सब्सक्राइब कर लो और एकदम टेंशन फ्री हो जाओ। मैं कह रहा हूँ ना, जिसने मुझसे पहले पढ़ा होगा तो उनको पता होगा कि सीधे सीधे क्वेश्चन अपनी वीडियो से आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो भाई साहब जिस विश्वास से आप वीडियो मेरी देख रहे हैं ना, मैं भी भाई कोशिश करूँगा कि आपके विश्वास पे एकदम खरा उतरूँ। ठीक, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेंशन फ्री हो सकते हैं आप। ठीक है, BA-BSc से। चलेंगे यहाँ पे। स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में किसी विषय वस्तु या संदेश की समतुल्य अभिव्यक्ति अनुवाद है। ये किसने कहा? तो मैंने भाई जयंती प्रसाद नौटियाल। ठीक है, जयंती प्रसाद नौटियाल साहब का ये कथन है। इस बात को जरूर याद रखिएगा और वीडियो को शेयर आपको जरूर करना है, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ यार, है कि नहीं। वो भी परेशान हो रहे होंगे, उन्हें क्लास नहीं मिल रही होगी। तो चलेंगे यहाँ पे। मशीनी अनुवाद की प्रत्यक्ष विधि का विकास जो है वो किस वर्ष हुआ? तो भाई साहब 1964 ईस्वी को हुआ। कुछ भी नहीं छूटेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा इस यूनिट से, है ना। कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब खत्म करेंगे। अगर क्वेश्चन आता है तो इस वीडियो से जरूर आपको वहाँ पे मिलेगा। और वैसे भी भाई बताए ना, यूनिट 1 से जो है 8 से 9 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। तो भाई साहब अगर 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं तो भाई ये जो वीडियो है रामबाण रहेगी आपके लिए। देखो यहाँ पे भाई मशीनी अनुवाद की मैं बात कर रहा हूँ, तो मशीनी अनुवाद की जो प्रत्यक्ष विधि का जो विकास है वो हुआ है 1964 ईस्वी में। अच्छा, मशीनी अनुवाद की जो शुरुआत है वो कब हुई? तो आप कहेंगे सर 1945 में। ठीक, मशीनी अनुवाद की शुरुआत 1945 है और इसकी प्रत्यक्ष विधि का विकास पूछ ले तो 1964 हो जाएगा। अर्थपरक संरचनात्मक मशीन अनुवाद जो काल है वो 1970 का दशक है। ये तीनों डेटें वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप जब एग्जाम देके आएंगे फिर आप हमें बताना कि आई कि नहीं आई। ये महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो को हम कहें हैं तो मतलब अतिशयोक्ति नहीं है, ये महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का। चलेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलेंगे यहाँ पे। संरचनात्मक मशीनी अनुवाद काल मैंने बता दिया है आपको, 1970 हो जाएगा। मशीनी अनुवाद की शुरुआत 1945 और अगर बात करें भाई विकास की तो 1964 ईस्वी, ये सन आपको याद रखने हैं। अंग्रेजी कन्नड़ मशीन अनुवाद का जो विकास है हैदराबाद विश्वविद्यालय में हुआ, ये बात भी याद रखेंगे। अंग्रेजी और कन्नड़ जो मशीनी अनुवाद का विकास है वो कहाँ हुआ? तो आप कहेंगे सर हैदराबाद विश्वविद्यालय में हुआ। चलेंगे। तर्जम जो है किस भाषा का शब्द है? तो आप कहेंगे सर गुजराती भाषा का। किस भाषा का शब्द है? तो आप कहेंगे सर गुजराती भाषा का हो जाएगा। इसी तरह से हम देखें एक और हम जरा समझ लेते हैं, पूछ सकते हैं क्योंकि एग्जाम में तर्जम तो आप कहें गुजराती का, पूछ ले ट्रेड्योर तो आप कहना सर ये हो जाएगा फ्रेंच का। ट्रेड्योर किसका? फ्रेंच का। और आपसे पूछ ले लेफोर्डेट तो आप कहना सर हंगेरियन का है। किसका है? हंगेरियन का जो है लेफोर्डेट हो जाएगा। तीनों को आपको याद रखना है, इसलिए मैंने तीनों को साथ में लिखा है। जहाँ से कनेक्ट होती है ना चीज़ें उनको मैं साथ में लिखता हूँ। ठीक है, इसीलिए हैंड रिटन नोट के साथ मैं आपको पढ़ाता हूँ। चलेंगे। अच्छा देखिएगा, प्राप्तस्य पुनः कथनम, प्राप्तस्य पुनः कथनम वाक्य किस ग्रंथ का सूत्र है? ये शब्दार्थ चिंतामणि का है। भाई साहब याद रखेंगे किसका है? शब्दार्थ चिंतामणि। मैंने आपको बताया था कि ये जो शब्दकोश होते हैं शब्दार्थ चिंतामणि है, ऋग्वेद है, या बहुत सारे जो हैं ये क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं कि हम किसी चीज़ को अनुवाद करें। अच्छा बताओ अनुवाद हम कैसे करते हैं? मान लीजिए हिंदी से हमें अंग्रेजी में अनुवाद करना है, अंग्रेजी से हिंदी में करना है, तो हमें उस शब्द का अर्थ पता होना चाहिए कि भाई इसका क्या मीनिंग होता है ना। उसके बाद हम उसका अनुवाद कर सकते हैं, तो ये वही हेल्प करता है। अनुवादे चरणानाम महर्षि पाणिनि जी का सूत्र है, मैं बता चुका हूँ किसका सूत्र है? महर्षि पाणिनि जी का। प्राप्तस्य पुनः कथनम शब्दार्थ चिंतामणि, ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है बिल्कुल, है ना। 6 नंबर के प्रश्न की बात करें, देखिएगा मशीनी अनुवाद की सिस्ट्रॉन विधि किस वर्ष विकसित हुई? तो आप कहें सर 1976 में। कब हुई? 1976 की बात यहाँ पे होती है। थोड़ा सा हम फैक्ट हम समझ लेते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है।
मशीनी अनुवाद की शुरुआत 1945 में हुई। मशीनी अनुवाद की प्रत्यक्ष विधि 1964, याद रखेंगे। मशीनी अनुवाद की शुरुआत 1945, मशीनी अनुवाद की प्रत्यक्ष विधि 1964। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। बात करेंगे 7 नंबर प्रश्न की, गेटा। गेटा अंग्रेजी अनुवाद की बात करें तो गेटा अंग्रेजी अनुवाद प्रणाली किस देश की है? तो भाई साहब ये फ्रांस की है। कहाँ की है? फ्रांस की है। भाई साहब बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट आते हैं, लोग हमसे पूछते हैं सर आप कहाँ से हैं? भाई मैं गुरसराय से हूँ। गुरसराय जो है वो झांसी में है कि नहीं? झांसी डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा कस्बा है, टाउन है भाई, तो मैं वहीं से हूँ। जरूर मिला जाएगा आप सबसे, है कि नहीं? जरूर मिलेंगे भाई। बस बहुत अच्छे से अपनी BA BSc को कंप्लीट कर लो, है ना, और बढ़िया अच्छी सी हाथ में जॉब ले लो। आपका साथ हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक, इंस्टाग्राम भी मैंने बनाया है अपना, और उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम भी मैंने बनाया है, तो कोई भी बात अगर आपकी है या आप मुझ तक डायरेक्टली पहुंचाना चाहते हैं तो आप DM कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम से। बाकी कोई भी मुझे अपडेट अगर आपको देनी रहती है तो मैं टेलीग्राम के जरिए आपको भेजता हूँ। तो भाई दोनों ही चीज़ें आप, है कि नहीं, जुड़ जाओ वहाँ पे। और कुछ नोट्स अगर देने रहते हैं तो वो भी मैं टेलीग्राम से देता हूँ, इसलिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। इंस्टाग्राम परिवार से भी जरूर जुड़ जाएं, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलेंगे, सूसी जो है अंग्रेजी अनुवाद है या मशीनी अनुवाद है? तो आप कहेंगे सर ये मशीनी अनुवाद है। अच्छा, मशीनी अनुवाद है, कहाँ का है? तो आप कहें सर जर्मनी का है। कहाँ का है? तो जर्मनी का है। अच्छा, गेटा की अगर बात कोई पूछ ले, गेटा अंग्रेजी प्रणाली किस देश की है? तो आप कहें सर फ्रांस की है। गेटा याद रखना फ्रांस, और सूसी की अगर याद करें तो आप कहेंगे मशीनी अनुवाद है जर्मनी का। ठीक है, बहुत बढ़िया। बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 की, संकल्पनात्मक निर्भरता सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो रोजर सैक्स साहब ने किया। किसने किया? रोजर सैक्स साहब ने किया। एक बार कमेंट में बता दो यार सब लोग, क्लास लग कैसी रही आपको, और नेक्स्ट क्लास किस सब्जेक्ट की देखना चाहते हैं बताएंगे साथ में। इसकी तो हम चलाएंगे ही, है ना, इसकी यूनिट बंद होगी, नेक्स्ट क्लास आपको यूनिट 2 की मिलेगी, यूनिट 3 की मिलेगी, इस तरह से सारी यूनिट कंप्लीट करेंगे हम। बाकी आप हमें बताएंगे कि किस सब्जेक्ट की क्लास देखना चाहते हैं, तो उसकी भी हम सारी यूनिट बना देंगे, और लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे, और मैराथन भी लेकर के आएंगे, सब करेंगे भाई, है कि नहीं? बस परेशान ना होना आप। 10 नंबर की बात करें, लिप्यंतरण का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा? तो लिपि प्लस अंतरण होगा। क्या होगा? लिपि प्लस अंतरण होगा। अच्छा, तो ये लिप्यंतरण की अगर हम बात करें तो प्रकारों में अगर हम देखें तो ये 3 प्रकार इसके हम रखते हैं, विस्तृत, मार्फोलॉजी या फिर ध्वन्यात्मक। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलेगा। लाइक अगर नहीं किया है तो यार कर दो। 11 नंबर की बात करें, अनुवाद के लिए किस शब्दकोश की आवश्यकता होती है? अनुवाद के लिए अगर हम शब्दकोश की बात करें तो ये होती है हमें द्विभाषिक। किसकी होती है? द्विभाषिक शब्दकोश की हमें आवश्यकता होती है। जैसे अगर अनुबदल लिखा है तो इसका अर्थ होता है अनुवाद, तो ये तेलुगु में है। किस में है? तेलुगु में हो जाएगा। 12 नंबर की बात करें, कंप्यूटर अनुवाद को कितने प्रतिशत यथार्थ होना चाहिए? तो भाई साहब कंप्यूटर अनुवाद को 95% जो है यथार्थ होना चाहिए, एज इट इज़ होना चाहिए। चलेंगे, नेक्स्ट रहेगा 13 नंबर का, मशीनी अनुवाद की जो शुरुआत है 1945 में हुई। अच्छा, आप हमें बताएंगे 1964 में क्या हुआ? कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख दो, है ना, बता चुका हूँ 1 से 2 बार, कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ 1964 में क्या हुआ। चलेंगे यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न आपकी डिस्प्ले पर रहेगा, मशीनी अनुवाद का इतिहास लगभग कितना पुराना है? तो आप कहेंगे सर 50 वर्ष जो है वो पुराना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलेंगे भाई, अनुवाद के लिए आवश्यकता होती है, किसकी होती है? द्विभाषिक शब्दकोश की। शब्दकोश की व्याकरण की में से कोई नहीं, मैं पहले बता चुका हूं। अनुवाद के लिए जो है द्विभाषिक शब्दकोश की आवश्यकता होती है, जिसमें एक तरफ लिखा हो जिस भाषा से हमें ट्रांसलेट करना है, और दूसरी तरफ लिखा हो जिस भाषा में हमें ट्रांसलेट करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। चलेंगे यहाँ पे, मशीनी अनुवाद की जो शुरुआत है वो विश्व युद्ध के दौरान हुई थी, लगभग 1945 की यहाँ पे बात होती है। अनुवाद कैसा होता है? तो आप कहेंगे सर शाब्दिक होता है। कैसा होता है? तो आप कहेंगे सर शाब्दिक होता है। और बात करें 16 नंबर प्रश्न की, तो मशीनी अनुवाद की प्रमुख प्रविधियां, तो भाई साहब सीधे अनुवाद पद्धति और अंतरंग मशीनी अनुवाद पद्धति, तो ये दोनों पद्धति हो जाएंगी, दोनों को ही आपको याद रखना पड़ेगा। 17 नंबर का प्रश्न आपकी डिस्प्ले पर रहेगा, चलेगा। सीधे अनुवाद पद्धति में कितनी अवस्थाएं रखी गई हैं? तो आप कहेंगे सर 3 अवस्थाएं जो हैं वो रखी गई हैं।
ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर बता तो दो 3 कौन है, तो सीधे अनुवाद पद्धति में कितनी अवस्थाएं हैं वो देखेंगे। जो अवस्थाएं हैं उनके नाम क्या क्या हैं, तो 3 अवस्थाओं के नाम है विश्लेषण, अंतरण और एक है व्युत्पादन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्युत्पादन हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। बात करेंगे 18 नंबर प्रश्न की, आपकी डिस्प्ले पे है। तर्जुमा शब्द किस भाषा का है, तो आपका आंसर उर्दू का है। किसका है? उर्दू का है। मैंने आपको बताया था तर्जम किस शब्द किस भाषा का है, तो आपने कहा सर गुजराती का है। ट्रेडोर मैंने बताया था फ्रेंच का है, और लेफोर्डेट मैंने बताया था हंगेरियन का हो जाएगा मेरे भाई। बात करें 19 नंबर प्रश्न की, ट्रांसफरर जो शब्द है वो कैसा शब्द है, तो आपका आंसर रसियन है। 20 नंबर प्रश्न रहेगा, विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना जो अनुवाद है किसका कथन है, तो आप कहें सर डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा जी का है। ठीक है, ऐसे याद रख लेना कि भाई जैसे देवराज इंद्र हैं वो एक चीज़ से दूसरी चीज़ ट्रांसफर कर देते हैं, मतलब ऐसा कुछ भी माइंड में याद रख लो। विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में जो रूपांतरित करते हैं वो देवेंद्र नाथ जी शर्मा जी हैं, है ना, याद रखेंगे। 21 नंबर का प्रश्न रहेगा, अनुवादक की आवश्यकता होती है, तो अनुवादक की जो आवश्यकता है भाई विज्ञापन उद्योग में भी होती है, फिल्म उद्योग में भी होती है, प्रकाशन घर में भी होती है, सब जगह होती है। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, अनुवादक के गुण क्या क्या हैं, तो आप कहेंगे सर रुचि परक होना चाहिए, लोक कल्याण की भावना रखता हो, अनुभवी हो, विश्वसनीय हो, ऐसा ना हो अर्थ का अनर्थ ना करता हो, है कि नहीं। तो ये सब जो गुण हैं वो किसके हो जाएंगे, तो आप कहें सर अनुवादक के गुण हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार, जुड़ जाओ, है ना। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो। और एक और बात बताएं, आपका जो माइनर सब्जेक्ट है को सर्कुलर में रहेगा फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, शारीरिक शिक्षा एवं योग, या फिर जो भी आपके मेजर माइनर हैं सारी क्लासेस हम अपने परिवार बीएससी में सबम स्टडी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराते हैं। चाहे फूड प्रोसेसिंग की बात हो, है कि नहीं, या बात हो फिजिकल एजुकेशन योगा की, हिस्ट्री की भी बात हो, सारी क्लासेस को हम आपके लिए बहुत बेहतरीन ढंग से आपके लिए लेकर के आते हैं। चाहे राजनीति विज्ञान हो, इतिहास हो, है ना, हिंदी साहित्य हो, फूड प्रोसेसिंग हो, सारे क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं भाई जो ताबड़तोड़ तरीके से आपके एग्ज़ाम में आपको मिलें देखने को। और बताइएगा क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो एक बार कमेंट में लिख जरूर दो कि सर मज़ा आ गया, है कि नहीं। चलेगा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। नेक्स्ट क्लास जल्दी आएगी, कोई बच्चा परेशान नहीं होगा, बस बता देना किस सब्जेक्ट की क्लास आप देखना चाहते हैं। हर हर महादेव।